नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं स्टूडियो से, वीएफ स्टूडियो से। और आज हमारे स्टूडियो पहुंची हैं साधना अग्रवाल। साधना अग्रवाल हैं, हमारे स्टूडियो पहुंची हैं। कल इनके पति सौरभ कुमार अग्रवाल ठीक इसी जगह खड़े थे जहां आज साधना जी खड़ी हैं। साधना जी, परिवार टूट रहे हैं, परिवारों के बीच जो लगातार एक आप कह लें कि घरेलू कलह है, घरेलू हिंसा है, वो लगातार जड़ें जमा रही है। और ऐसी ही एक कहानी ये इस अग्रवाल परिवार की भी है। बात करेंगे उनसे, क्या हुआ क्या है। सर, मेरी शादी 1 मार्च 2017 को हुई थी। तो शादी वाले दिन ही मेरे पति ने बोला कि मुझे 5 लाख रुपए कैश चाहिए जब मैं फेरे लूँगा। ठीक है, तो मेरे घर वालों ने उसी वक्त उनका अरेंजमेंट करा, उनको पैसे दिए। और शादी के अगले दिन से मेरी सास छोटी छोटी बातों पर मुझे ताने मारती थी कि तू छोटी है, हाइट में छोटी है, मोटी है। तो मेरी बॉडी शेमिंग करती थी वो, तो मैं इस बात को नज़रअंदाज करती, चल कोई बात नहीं, कह दिया कोई बात नहीं। क्या तो क्वालिफिकेशन है आपकी। मैंने बीकॉम करी हुई है सर। हाँ जी। अग्रवाल कॉलेज, अग्रवाल ड्यू से सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो मेरी सास छोटी-छोटी बातों पर ताना मारती थी बल्लभगढ़ मुझे। के ही रहने वाले हैं आप। हाँ जी, मैं बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ। तो मेरी सास छोटी-छोटी बातों पर मुझे ताने मारती थी, मैं नज़रअंदाज करती सारी बातों को उनकी। तो धीरे-धीरे सिलसिला चलता रहा, मेरे पति को मेरे खिलाफ करती, उनको भड़काती कि बोलती ये ऐसे करती है, वैसे करती है, तो मेरे पति मुझे मारते थे। और जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने मेरी जाँच करवाई हॉस्पिटल में। तो पता चला कि लड़की है, तो उन्होंने मेरा मिसकैरेज करवा दिया, अबॉर्शन करवा दिया। फिर दोबारा मैं प्रेग्नेंट हुई, तब भी उन्होंने मेरे साथ वही करा। जब उन्हें पता चला कि लड़की है तो उन्होंने मेरा मिसकैरेज करवा दिया। जब मैं तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई, उन्हें पता चला कि लड़का है। तो जब मेरा लड़का है वो सर होने के बाद जो मैंने दवाइयाँ खाई थी उसमें, मिसकैरेज में जो दवाइयाँ खाई थी उसकी वजह से मेरे बेटे की जो मानसिक हालत है वो ठीक नहीं है। वो थोड़ा हाइपर एक्टिविटी है, हाइपर एक्टिव हो जाता है वो। और क्या नाम है, उसका ऑटिज़म का इलाज चल रहा है मेडिकल एम्स से, दिल्ली से उसका इलाज चल रहा है। तो मेरे पति वहाँ पर बोलते थे डॉक्टर साहब को कि सर ये पागल है, मतलब मेरे लिए बोलते थे कि ये पागल है, आप इसका इलाज करवाइए। तो डॉक्टर डॉक्टर से बोलते थे कि ये पागल है, इसका इलाज करिए। तो मैंने कहा सर मैं कोई पागल नहीं हूँ, इन्होंने मुझे पागल कर रखा है। मैं कोई पागल नहीं, इन्होंने मुझे पागल कर रखा है। तो क्या नाम है, बोलते सब चलता रहता था वहाँ पे। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये दवाई खा लो, तो मैंने दवाई खाने के लिए मना, उन्होंने दवाई वगैरह लिखी मेरे लिए, तो मैंने दवाई खाने से मना कर दिया। जब मैंने दवाई खाने से मना कर दिया तो इस बात पे भी उन्होंने मुझे मारा पीटा खूब। अच्छा। तो वो दवाइयाँ खाने के बाद मुझे सर नींद बहुत आती थी, मैं सो जाती थी, दवाई मुझे होश नहीं रहता था बिल्कुल भी। वो दवाई इतनी गर्म थी, माइंड की दवाई दी थी, दिलवाई थी उन्होंने, दवाइयाँ बहुत गर्म थी। तो उससे वो ये साबित करना चाहते थे कि मैं पागल हूँ। और बेटे के लिए बोलते थे कि जो बेटे में बीमारी आई है वो खानदान से आई है, मतलब मैं अपने खानदान से लेके आई बीमारी को, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मेरे बेटे को जो बीमारी आई थी वो इस वजह से आई थी, जो प्रेगनेंसी में मैंने दवाइयाँ खाई थी ना, गर्मी हो गई थी मेरे पेट में। तो वो बच्चे के दिमाग पे असर कर गई दवाइयाँ, बच्चे के माइंड पे दवाई ने असर करा। तो इस वजह से वो बच्चे की दिमाग की हालत जो है वो ख़राब हो गई। तो और उन्होंने बोला कि क्या नाम एक है। बिटिया भी है आपकी हाँ, छोटी। मेरे 2 बच्चे हैं सर, एक बेटा और एक बेटी है। और क्या नाम, बेटी मेरी 4 साल की है, बेटा मेरा 7 साल का है। और क्या नाम है सर, जो मेरे पति हैं सौरभ अग्रवाल, वो साइबर फ्रॉड करते हैं। कई बार घर पर भी आए हमारे कर्जे वाले लेने के लिए। तो मुझसे बोल देते थे ऐसा करो, बोल दो उनको कि मैं घर पे नहीं, मैं बाहर गया हूँ। तो मैं बोल देती थी कि अभी मेरे हस्बैंड जो है वो घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। तो वो वेट करते थे, वहीं बैठे रहते थे, वेट करते थे कि कभी तो घर पे आएगा वो, हम तब देखेंगे उसको। तो उनके जाने के बाद जब मेरे पति घर से बाहर निकलते, बाहर आते, वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे दुबक जाते थे। तो जब मेरे पति घर से बाहर निकलते, बाहर आते, तो वो उनको मारते थे। मतलब जो लोन वाले थे वो मेरे पति को मारते थे। तो ये सिलसिला भी मैंने अपने घर वालों को कभी नहीं बताया कि इस तरीके से मेरे पति के साथ ये सब हो रहा है। या मेरे पति, क्योंकि मुझे कभी कुछ नहीं बताते थे, मैं कुछ पूछती थी ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये तुझे कोई मतलब नहीं, तुम अपना काम करो, अपने काम से मतलब रखो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से डांट फटकार के वो मुझे भगाते थे कमरे से बाहर। तो बस फिर ये सब होता रहा। तो मेरे से बोलते थे कि क्या नाम है, अरसा छोटी, हो गया आपकी हाँ शादी जी, को, 7 साल आठ हो गए मेरी, सात आठ 8 साल साल हो गए मेरी शादी जी। को सर। तो मैं सब कुछ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी ताकि मैं एक पारिवारिक लड़की थी, ताकि मेरा घर ना टूटे बच्चों की वजह से। मैं अपने पति से इतना तंग आ चुकी हूँ कि सिर्फ बच्चों की वजह से मैं जी रही थी, सिर्फ बच्चों के लिए कि बच्चों का भविष्य ख़राब ना हो। और उन्होंने बोला कि क्या नाम है कल, कि मैं कैसी माँ है जो अपने बच्चों से बात भी नहीं करती है। सर मैंने कई बार फ़ोन करा है, बच्चों से बात करने की कोशिश करी है, लेकिन मेरी बच्चों से कोई बात नहीं करवाई गई है। बच्चों को दुबका देते हैं उल्टा, और ये बोला गया है बच्चों से कि तुम्हारी माँ मर चुकी है। मेरे बच्चों से बोला कि तुम्हारी माँ मर चुकी है, कोई माँ ऐसी नहीं है जो ये चाहती हो कि अपने बच्चों से दूर रहे। और मैं अपने बच्चों को लेकर भी आई थी अपने साथ, तब उन्होंने क्या करा, बच्चों की बस बंद करवा दी, स्कूल की बस बंद करवा दी वहाँ से। और उसके बाद फिर मेरे ससुर आए मुझे लेने के लिए घर पे, हम मैं अपने घर पे भी आ गई जब मुझे मारा था।
मैं अपने घर पे आ गई, मेरे ससुर मुझे लेने के लिए आए। तो फिर वहीं घर जाने के बाद फिर मेरी सास ने मुझे अलग कर दिया, मेरे बच्चों से दूर कर दिया, मेरे पति से दूर कर दिया मेरे को। ना मेरे बच्चों को आने देती थी मेरे पास, ना मेरे पति को आने देती थी। बिल्कुल अलग कर दिया उन्होंने मेरे पति को, मेरे बच्चों को मेरे से। फिर उसके बाद 24 अगस्त को मेरे पति ने मुझे इतनी बुरी हालत से मारा कि थप्पड़ों से, कि मेरे कान का पर्दा फाड़ दिया और मेरे हाथ में निशान है टाँके के, और ये रिपोर्ट है मेरी, ठीक है। और उसके बाद पास में एक डॉक्टर जैन है, हमारे घर के पास गाँव में रहते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे मेरे टाँके करवाए, टाँके लगवाए मेरे हाथ में उन्होंने, टाँके लगवाए। तो उसके बाद ना जो कान का पर्दा फटा था मेरा, उस वजह से मुझे चक्कर बहुत आते थे, कान का पर्दा फटने की वजह से चक्कर बहुत आते थे। तो मैंने बोला कि मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, एक बार आप मुझे डॉक्टर को दिखा लो। तो सेक्टर 37 में सूर्य एनटी के नाम से एक डॉक्टर हैं, तो उनके वहाँ पे गई। जब मेरे एक्सरे वगैरह हुए तब पता चला कि मेरे कान का पर्दा फट गया है। तो उसके बाद वो दिखा के दवाई वगैरह लेके वो मुझे घर ले आए। तो उसके अगले दिन क्या हुआ, मैंने कहा अभी मुझे चक्कर बहुत आ रहे हैं, क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोई, नींद नहीं आ रही मेरे को बिल्कुल भी। तो मैंने कहा एक बार आप मुझे लेके चलो डॉक्टर के। तब मेरे पति मुझे लेके गए। तो सेक्टर 37 में शिवालिक हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरे पति ने मुझे एडमिट किया और मुझसे झूठ बुलवाया कि ये बोल देना कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने वहाँ पे ऐसे बोल दिया कि बोला कि तुम्हें एडमिट नहीं करेंगे, और ये बोल देना कि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने यही बात बोली। शिवालिक आप 37 क्यों जाते थे? आप गांव रहते थे, बल्लभगढ़ रहते थे। 37 हम इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ पे हमारे जीजा जी, मतलब नंदोई और नंद, हमारी नंद रहती थी, मौसी जगह रहती थी। तो उनके उसमें कोई डॉक्टर जानकार के थे, तो अपनी जानकारी के हॉस्पिटल में लेके गए थे ताकि उनके ऊपर कोई केस ना बने इस तरीके का कि मुझे मारा गया है। और मेरी नंद ने भी, और जो मेरे जिया जी थे, उन्होंने भी मुझसे झूठ बुलवाया था कि बेटा ये बोल देना कि मैं सीढ़ियों से गिर गई, डॉक्टर तुम्हें एडमिट नहीं करेंगे। पर अभी तो जब पुलिस बुलाती है हाँ तो जी, पुलिस जो उनके साथ जो मारपीट हुई अभी थाने के भीतर, हाँ जी। कह रहे कि मेरे साथ थाने के भीतर मेरे मार। साथ कोई मारपीट नहीं हुई थाने में सर। वो अपने साथ ही 15-20 लड़कों को लेकर आते थे। मैं, मेरे भाई, चाची और दादी वगैरह जाते थे काउंसलिंग के लिए, आपस में बात और करना वो चाहते खून थे। उनके फोटोज खून दिखा रहे के, थे, हाँ, उनके चेहरे पर बड़े, वो कह रहे सब सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो सीसीटीवी, हाँ, थाने की। सीसीटीवी फुटेज निकलवा लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या था, मैं और मेरे भाई गए थे काउंसलिंग के कह लिए। रहे साधना जब आती हैं हाँ तो जी, अपने साथ अपने पूरे खानदान को लेकर आती हैं, और वो तो उनकी कोई कोई बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो हाँ, बहुत मेरी गाली दादी हैं देती वो, हैं। मेरी दादी हैं द्रौपदी अम्मा है, मेरी दादी हैं वो। और क्या नाम है, काउंसलिंग चल रही थी बल्लमगढ़ के थाने में। तो हुआ ये कि जब हम थाने काउंसलिंग जाते थे काउंसलिंग के लिए, तो अपने साथ 15-20 लड़कों को लेकर आते थे। गुंडों को लेकर आते थे, बोलते तेरे भाई की टांग तुड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं उल्टी धमकी देते थे। मतलब कभी उन्होंने इस चीज़ का कभी वो नहीं किया कि मुझे आपस में बैठ के बात करनी चाहिए या माफ़ी मांगनी चाहिए जो मैंने गलती की है, कुछ भी किया है। मतलब उल्टा वो थाने में चढ़ कर आते थे हमारे ऊपर। तो वहाँ पे डर की वजह से फिर हमने अपनी, उसके बाद 5 नवंबर को दोबारा काउंसलिंग हुई, जिसमें कि मैं अपने कपड़े लेने के लिए अपने घर गई, अपने ससुराल। तो मेरी चाची और मेरी जो दादी थी वो बाहर बैठी हुई थी, मैं अपने कमरे में गई थी कपड़े लेने के लिए। तो उन्होंने मेरे ऊपर ये ब्लेम लगाया है कि मैं 70 लाख रुपए चोरी करके लेके आई हूँ। उसके बाद तभी कपड़े लेके हम थाने आए सीधा, अपने घर से कपड़े लेके सीधा थाने आए। तो 70 लाख रुपया? 70 लाख रुपए, हाँ जी, 70 लाख का चोरी का इल्ज़ाम लगाया है मेरे ऊपर और बोला है कि 70 लाख रुपए लेके गई है। हम उसी वक्त सामान लेके सीधा थाने में आए, और वो जहाँ पे वो मैडम थी, आईओ मैडम थी, उन्होंने वहाँ पे सारा सामान चेक करा, उसकी वीडियो बनाई, सब कुछ करा। और मेरे हस्बैंड आए, उनकी मेरी मदर इन लॉ सास आई मेरी, तो उनको सारा सामान दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो उनको, कह रहे बच्चों की गुल्लक तक ले गई। नहीं, मैं बच्चों की गुल्लक पैसे वगैरह कुछ नहीं लेके, इनफैक्ट मेरे पति बच्चों के पैसे, जो जुड़े जुड़े पैसे होते थे, उनको लेके बैंकों में पैसे भरते थे वो, क्योंकि उनके घर पे जब सेटलमेंट के लिए आते थे तो उनके पास पैसे नहीं होते, तो बच्चों के पैसे भरते थे। 20-20 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये जब बच्चों के इकट्ठे करती थी हम पैसे, वो सारे पैसे ले जाते थे बच्चों के। मैंने आज तक कोई पैसा नहीं लिया है, कुछ नहीं लिया है। और मेरे पति ने कभी भी मुझे खर्चे के लिए कोई पैसे नहीं दिए। मैंने एक बार ऑनलाइन सामान मंगवाया था अपने लिए, एक कह रहे बेड हैं की। सुलह हो जाए, मेरी और साधना की तो सुलह हो जाए, वो लेकिन ये नहीं जो चाहते, कुटुंब वाले जो है ना, वो साधना के परिवार वाले, वो नहीं चाहते कि वो नहीं चाहते, मेरे पति नहीं चाहते सुलह करना। और मैं उनके साथ अब रहना भी नहीं चाहती, क्योंकि मुझे अपनी जान का खतरा है उनसे। अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती किसी भी तरह से। अगर भविष्य में मेरे पति कभी भी सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो वो अपने गिल्ट की वजह से करेंगे, मेरी वजह से नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ इतना गलत करा है कि वो इस गिल्ट में अपना साथ आत्महत्या करेंगे। वो कभी ये नहीं आएगा कि उन्होंने मेरी वजह से आत्महत्या करी है। और मैं उनके साथ नहीं रहूँगी, ये बात फाइनल है। मैं उनके आप नहीं रहना मैं चाहते उनके हैं। साथ नहीं रहूँगी। अगर कोई फोर्स करेगा तो मैं खुद सुसाइड कर लूँगी, मैं उनके साथ नहीं रहूँगी। कह रहे हैं अगर अकेले बात कर लें तो नहीं दोनों नहीं, की सुलह हो उन्होंने सकती है, उन्होंने कभी लेकिन कोशिश ये नहीं करी। रिश्तेदार हैं जो नहीं होने दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। मेरे घर वालों पे, सब पे आरोप लगाए गए हैं, झूठे आरोप लगाए गए हैं। मेरे भाई पे, अम्मा पे, दादी पे, चाची पे, सब पे झूठे आरोप लगाए गए हैं। क्योंकि उनको जब तक ये था कि हम मार रहे अपने घर वालों को नहीं बता रही, कोई बात नहीं, ठीक है,
जब मैंने अपने घर वालों के बात बताना शुरू करी कि चलो, जब मैंने अपने घर वालों को बताई तो उन्हें इस बात का बुरा लगा कि अपने घर वालों को क्यों बताती है ये। क्योंकि 3-4 साल तक तो मैंने खूब बर्दाश्त करा, खूब बर्दाश्त करा। मैंने चल कोई बात नहीं, कैसे भी हमारा रिश्ता ना टूटे बच्चों की वजह से, कि हमारा घर ना टूटे, हमारा परिवार ना टूटे। लेकिन उनकी अति इतनी बढ़ गई हाथ उठाने की कि उनके हाथ नहीं रुके फिर मानने से। मैं तंग आ चुकी हूँ इस रिश्ते से और अपने पति से। मुझे सिर्फ न्याय में अपने पति से तलाक चाहिए। मुझे कोई पैसे की डिमांड नहीं है। भविष्य में न मेरे घर वालों ने कभी मेरे पति से 1 रुपये की मांग करी। अगर मेरे पति ये दावा करते हैं कि उन्होंने पैसे मांगे तो इस बात का वो सबूत दें इस बात का। और पुलिस प्रशासन के ऊपर जो भी उन्होंने आरोप लगाए कि पुलिस वालों ने पैसे खाए, ये सब झूठ है, सब गलत है, कोई भी सच नहीं है इनका। कि जो उन्होंने बोला सब झूठ है, सारी बातें झूठ है उनकी। तो फरीदाबाद सुना आपने, वो बता रही हैं कि इस घटना के पीछे इस ये जो इनके घर में जो कलह है, इसके पीछे की जो वजह है वो मारपीट है, लगातार हिंसा है। और जो वो इनके साथ करते हैं, वो अपने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखा रही हैं कि ये फोटोग्राफ्स हैं उनके। और ये जब उन्होंने किया, ये कैसे लगा हाथ में ये जो ये टांके? मारा था हाथ में, चाकू लेके भागे मुझे मारने के लिए। तब मैंने जैसे पकड़ा ना, वो मेरे हाथ में गड़ गया, सीधे हाथ में। तभी निशान बन गया, सारा फट गया, हाथ मेरा कट गया। और ये रिपोर्ट है सारी मेरी, ये आंटी की कान का पर्दा फटा हुआ है, ये रिपोर्ट है सारी मेरी। कान का पर्दा फटने। हॉस्पिटल में मैं एडमिट रही हूँ, उसकी भी रिपोर्ट है। जी। तो फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि ये जो विवाद है, दोनों पक्षों को आपने सुन ही लिया है। आपने सौरभ कुमार अग्रवाल को भी सुना और आज उनकी पत्नी पहुंची हैं यहाँ, साधना अग्रवाल, वो भी पहुंची हैं और उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। दोनों पक्षों को आपने सुना है। आमतौर पर जब मियाँ बीबी की लड़ाई बहुत गहरी हो जाती है तब वो बाहर सार्वजनिक हो जाती है, लोगों के बीच पहुंच जाती है। और ऐसी बात जो केवल मियाँ और बीबी को पता होती हैं, हस्बैंड एंड वाइफ ही जिन बातों को जानते हैं, वो भी सार्वजनिक रूप से लोगों को पता चलती हैं। और आम तौर पर कोई इसमें सुलह नहीं करवाता है, कोई तमाम लोग इसमें तमाशबीन बनते हैं और आनंद लेते हैं, ऐसा समझ लें आप। लेकिन अब जैसा आप कह रही हैं कि अब वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है, हमारे रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं है। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती किसी भी कीमत पर। और मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए मुझे उनसे। और मैं अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए कोर्ट में केस डाला हुआ है, बच्चों को कस्टडी लेने के लिए। मैं दोनों बच्चों को अपने साथ रखना चाहती हूँ। दोनों बच्चों को अपने साथ रखना चाहती हैं। तो फरीदाबाद आप समझ लें, जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।